अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डे 2। इस वक्त मैं LOC पर मौजूद हूँ और मेरा इरादा ये था कि मैं सुबह तकरीबन 6 बजे यहाँ से निकलूँगा, लेकिन क्योंकि मैं रात को सोए बड़ी देर से हूँ, कोई 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब, 4:30 से 5 बजे के करीब मैं सोया हूँ, तो उठ नहीं सका सुबह। अभी तकरीबन 10 बज गए हैं और अभी सबसे पहले तो फ्रेश होना है, फिर उसके बाद नाश्ता करूँगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ के व्यूज़। आप ये व्यूज़ इंजॉय करें और फिर नाश्ता करते हैं। हाँ जी, तो कैसे लगे व्यूज़ आपको कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा यार, रात को मैं आपको रूम टूर नहीं करा सका क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुका था, तो जल्दी से मैं आपको रूम टूर कराता हूँ और फिर उसके बाद हम करते हैं नाश्ता। फ्रेश में हो चुका हूँ, तो चलो। ये रहा बेड, सिंगल बेडरूम है, अच्छा है, मतलब डिसेंट किस्म का रूम है। यहाँ पर एक खिड़की है, एक विंडो यहाँ पर है। ये है जी वॉशरूम, एक छोटा सा डेस्क पड़ा हुआ है, 2 अदर चेयर्स हैं। गंदगी को इग्नोर करें, चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं क्योंकि ज़ाहिर है अभी अभी मैं उठा हूँ, सारा सामान समेटना है। यार ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं, ये सारा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये बिल्कुल सामने सारा हिंदुस्तान है। यहाँ से आपको इंडिया का फ्लैग भी नज़र आ रहा होगा। ये रहा, हवा नहीं चल रही अभी इसलिए वो लहरा नहीं रहा, लेकिन ये जो गाड़ियाँ और ये लोग वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सारा हिंदुस्तान ही है। गाड़ियाँ देखकर आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह की गाड़ियाँ होती नहीं हैं और ये ज़्यादातर टाटा वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी हैं सामने। अच्छा, अब मज़े की बात ये कि यहाँ पर एक क्रॉसिंग पॉइंट भी है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इस ब्रिज को कहा जाता है तितवाल चिल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट। अब जो तितवाल है वो सामने वाला एरिया है, ये जो सामने इंडियन ऑक्यूपाइड एरिया है, इसको तितवाल कहा जाता है। दूसरी साइड को चिल्हाना कहते हैं। तो ये है जी मेरा आज का नाश्ता, और नाश्ते में मेरे पास आज चने हैं, अंडे हैं और इसके साथ मैंने खुश्क पराठा मंगाया और साथ ही एक टी की चाय मंगाई है। आप यूट्यूब पे सर्च करें ज़ैनुल आबिदीन। वो तो नहीं है, वो पैसे वाला ये दूसरा वाला है। कितने सब्सक्राइबर यार? अभी थोड़े से हैं, तकरीबन 3 लाख के करीब है। 3 लाख के तकरीबन। आप भाई कहाँ से हैं? मैं यहीं करीब से हूँ, मानसरा से। कौन सी जगह से? मानसरा से। नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, LOC पॉइंट इस जगह का नाम है, और यहाँ पर आज रात को मैंने स्टे किया है कि यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आप आते हैं, व्यूज़ बेहद अमेजिंग किस्म के थे और व्यूज़ देखकर आपके पैसे यहाँ पर पूरे होते हैं। अब यहाँ से 25 किलोमीटर के बाद आएगा कुंडल शाही बाज़ार, अपना सफ़र जो है वो शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, इस वक्त टाइम हो गया 1:15 तकरीबन और जागरा वैली के रास्ते पर हूँ मैंने कुंडल शाही बाज़ार क्रॉस कर दिया। लेकिन यार मैं आपको क्या बताऊँ कि कुंडल शाही बाज़ार पहुंचकर मेरा पसीने गर्मी से बुरा हाल हो गया था, क्योंकि मैं प्रॉपर राइडिंग गेयर के अंदर सफ़र कर रहा हूँ, जिसमें राइडिंग जैकेट है, राइडिंग बूट्स हैं, ग्लव्स हैं, हेलमेट है। तो जब आप गर्मी में शदीद धूप में ट्रैफिक में फंसते हैं तो यार मतलब वो फीलिंग बयान नहीं की जा सकती जो गर्मी आपको फ़ील हो रही होती है। तो बहरहाल किसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया कि वो ट्रैफिक वगैरह सारी गुजर गई, लेकिन तकरीबन वहाँ पर मेरा आधा घंटा ज़ाया हुआ है उस ट्रैफिक में। बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकला हूँ और पहले मेरा इरादा था कि मैं आपको कुंडल शाही बाज़ार का पूरा एक टूर कराऊंगा। बेसिकली कुंडल शाही बाज़ार जो है वहाँ पर आपको तकरीबन सारी सहूलतें मिल जाती हैं। पेट्रोल पंप भी है वहाँ पर, काफ़ी सारी शॉप्स हैं, होटल्स हैं, इसके अलावा बैंक भी है। तो यस, ये सारी सहूलतें आपको कुंडल शाही बाज़ार से मिल जाती हैं। अच्छा, कुंडल शाही एक ऐसा मकाम है जहाँ से आपके पास स्प्लिट आ जाता है 2 रस्तों का, एक राइट साइड पर हो जाता है और एक लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड वाला जो रास्ता है जिस पर अभी मैं इस वक्त जा रहा हूँ, और ये रास्ता बेसिकली आता है जागरा वैली की तरफ, जो कि तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर या 18 किलोमीटर कुंडल शाही बाज़ार से आगे है। अच्छा, जो राइट साइड वाला रास्ता जाता है वो एग्जैक्ट नीलम वैली की तरफ जाता है, उस तरफ भी हम जाएंगे आगे। लेकिन पहले क्योंकि मैं जागरा वैली को देखना चाहता था और यहाँ पर आगे एक कोटन वाटरफॉल आती है उसको भी देखना है, तो इसलिए मैं जागरा वैली के रास्ते पर इस वक्त जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे जागरा वैली है, वहाँ पर भी जाते हैं हम, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पर, तो ये जो मेरी बैक साइड पर आप नज़ारे देख रहे हैं, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये सारा दरिया का पानी है और नीचे खूबसूरत सी वैली है, गांव टाइप की जगह है जिस पर लोगों के घर बने हुए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है जो कि मैं इस वक्त आपको दिखा भी रहा हूँ। यहाँ से आगे जाते हुए पहले आएगी कुंडल शाही वाटरफॉल या कुटन वाटरफॉल, दोनों नाम है इसके।
और फिर उसके बाद जागरा वैली आएगी। तो उसके बाद बबून टॉप आता है, लेकिन बबून टॉप आजकल जो है वो बंद होता है। आजकल मतलब वहाँ पर जाने के रास्ते जो हैं वो बंद हैं बर्फ़ की वजह से। जुलाई के एंड में या मिड में वो जगह ओपन होती है, लेकिन जहाँ तक हम जा सकते हैं वो जागरा वैली है। तो जागरा वैली तक हम ज़रूर जाएंगे। आगे चलते हैं जागरा वैली की तरफ, पहले कुटन वाटरफॉल देखते हैं और ये 2 जगहें विज़िट करने के बाद हम जाएंगे नीलम वैली की तरफ। रास्ते में मुझे कुछ बच्चे वगैरह भी नज़र आए जिनसे मैंने थोड़ी गपशप भी लगाई। यार आगे मुझे रुकना था एक जगह पर पानी भरने के लिए, तो मैंने बाइक को पार्क करना था। एक कुदरती पानी का चश्मा था, तो मैंने सोचा वहाँ से पानी भर लूँ। लेकिन जैसे ही मैंने बाइक को पार्क करने की कोशिश की, बाइक गिर गया और अल्लाह ने किया बड़ी बचत हो गई, वरना गिर जाना था बाइक। और ये ठीक ठाक वेटी बाइक है जिसकी वजह से मुझे इसको उठाते हुए दिक्कत हो जानी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई। और सरफेस क्योंकि अनइवन था, फिर मैंने बाइक को थोड़ा सा आगे मूव किया और किसी तरीके से उसको सही तरीके से पार्क किया और फिर मैंने यहाँ से पानी भरा। लेकिन पानी कमाल का था और बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी ही ताज़े चश्मे का पानी होता है, बिल्कुल ताज़ा। तो मज़ा ही आ गया। अस्सलाम वालेकुम। जागरा इधर है, इधर किधर जुलता है? अच्छा अच्छा, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? नाम है प्रोजेक्ट लगा हुआ है। किस चीज़ का? बिजली का। अच्छा, कितना आगे है? थोड़ा सा सामने ब्रांच के ऊपर नहीं जाना, सीधा आगे। चले, बहुत शुक्रिया जी। यार जागरा का रास्ता बेहद खूबसूरत है। आप पूरे रास्ते को, पूरे इस रोड को एंजॉय करते हैं क्योंकि बेहद सीनिक, प्योर रॉ किस्म की ब्यूटी और नेचर आपको नज़र आती है। कोई कचरा, कोई गंदगी नहीं है। और जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, आबो हवा साफ़ से साफ़ तर होती जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, माहौल बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन साथ ही साथ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये बेहद ख़तरनाक रास्ता है। एक तो रोड बहुत ज़्यादा हाइट पर है और हाइट भी ऐसी कि आपकी लेफ़्ट साइड पर आपको बेहद डीप खाई मिलेगी और ऐसी खाई कि जिससे नीचे देखते ही आपका सर चकराने लगेगा। फिर उसमें भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि एक तो रोड बहुत ज़्यादा नैरो है। अगर आप देखें तो ये एक बेहद सिंगल सा रोड है कि सामने से अगर कोई भी गाड़ी आ जाए तो आपको बमुश्किल आप उसको रास्ता दे पाते हैं। अगर आप गाड़ी पर आ रहे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है। बहरहाल ज़्यादातर रोड तो खाली ही था, कभी कभार आपको सामने से आने वाली कोई ना कोई गाड़ी मिल जाती है जो कि मकामी लोगों की ही होती है। और फिर एक मसला ये भी है कि मकामी लोग यहाँ पर थोड़ा सा, एक चीज़ ये भी है कि मकामी लोग इस रोड के ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हैं। ऑब्वियसली ख़तरे का पता तो हर इंसान को होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने हर रोज़ इसी रोड पर गाड़ी चलानी है तो इसलिए उनको हर एक रोड का मोड़ याद है, हर एक कर्व याद है और उनको ये भी पता है कि कहाँ पर खड्डा है और किस खड्डे को कैसे बचाना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ से ज़्यादा एक्सेलरेट करनी है। लेकिन आपको इतना ज़्यादा बेहतर इस रोड का आइडिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर चलते हुए थोड़ी सी एहतियात तो आपको ज़रूर करनी पड़ेगी। यार एक ये मसला भी था कि क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी, फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है, वो ये कि काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है तो आपको अपनी गाड़ी का मोशन बरकरार रखने के लिए एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। लेकिन सामने से कभी कभार आपको ऐसे टर्न्स मिलते हैं जिसमें आपको फ़ौरन स्पीड कम करके गाड़ी को मोड़ना पड़ता है क्योंकि आपके सामने बड़ी ख़तरनाक खाई है। और मेन चीज़ ये कि पूरे रोड के ऊपर मुझे कहीं भी कोई रोड फेंसिंग या किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज नज़र नहीं आई। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। और ना ही इस रोड के ऊपर, पूरे रोड के ऊपर कोई रोड मार्किंग या कोई इस तरह के निशानात भी आपको नहीं मिलते। तो वैसे तो रात को इस रोड पर आने से आप गुरेज ही करें, दिन की रोशनी में आएँ ताकि आप नज़ारे भी इंजॉय करें। और वैसे भी इस तरह के रोड्स पर रात को सफ़र करने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आप रोशनी में सफ़र करते हैं तो फ़ायदा भी होता है, आप व्यूज़ इंजॉय करते हैं, सीनिक एरियाज़ को देखते हैं, साथ साथ आप सफ़र भी करते हैं और साथ साथ आप इंजॉयमेंट भी करते हैं। तो अगर रात को आप आएँगे तो ख़तरा तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन आप जो व्यूज़ यहाँ के इतने खूबसूरत व्यूज़ हैं उन सबको मिस कर देंगे। तो बेहतर है कि आप दिन की रोशनी में आएँ ताकि आपको प्रॉपर आप माहौल को एंजॉय कर सकें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जागरा वैली में, जो कि कुंडल शाही से कुछ किलोमीटर्स आगे है। ये है जी जागरा वैली के नज़ारे। यहाँ पर बहुत तेज़ हवा इस वक्त चल रही है और पूरी पीछे की वैली आपको नज़र आती है और ऊपर आपको बर्फ़ पोश पहाड़ भी बिल्कुल सामने नज़र आते हैं। बहुत खूबसूरत व्यूज़, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बल्कि यहाँ पर पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन ना होने के बराबर है।
0% एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर जब सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपने N95 मास्क या वो फ़िल्टर पहना हुआ है, जिसकी वजह से आपको साफ़ सुथरी हवा मिलती है। एक चीज़ तो ये बहुत अच्छी है। फिर व्यूज़ के साथ साथ रास्ते बेहद अमेजिंग किस्म के हैं। हवा बड़ी शदीद तेज़ चल रही है। मौसम ऊपर अगर आप देखें तो इस वक्त बारिश हल्की फुल्की आई हुई है और साथ ही साथ सर्दी भी हो रही है। इस वक्त अगर आप देखें तो ये हो रहा है जी तकरीबन 5:45 बज रहे हैं। कुंडल शाही में वापस आ चुका हूँ जागरा से होके। वैसे मैंने इंटरनेट पर सर्च की थी, जागरा 18 किलोमीटर बता रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जागरा कुंडल शाही से कोई 20 से 25 किलोमीटर का फासला है, या हो सकता है कि रास्ता ऐसा हो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगा। बहरहाल सारा ट्रैवल हो गया। अनफॉर्चुनेटली दरमियान में गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वापसी के सीन रिकॉर्ड नहीं कर सका। अब इससे आगे जो मकाम आता है जहाँ मैंने रुकना है वो बेसिकली 8 मकाम है। अब मेरा एक ऑप्शन ये है कि 8 मकाम में सीधा चला जाऊँ, लेकिन रास्ते में 7 किलोमीटर के बाद एक ऐसा मकाम आता है जहाँ से ऊपर एक रास्ता जाता है शाहकोट की तरफ, जहाँ पर ऊपर चोंच पहाड़ी नाम की जगह है, जो कि बड़ी खूबसूरत जगह है। और वहाँ पर एक पहाड़ी सी है, पत्थरनुमा पहाड़ी है, जो कि बड़ी खूबसूरत एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है बेसिकली। अभी क्योंकि मगरिब होने वाली है तो चोंच पहाड़ी वाला सीन जो है वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अब बेसिकली जहाँ से वो लेफ़्ट साइड पर चोंच पहाड़ी की तरफ टर्न जाता है, इसी रोड पर उस जगह का नाम है पलंग। अब पलंग जाकर मैं वहाँ से पूछूंगा कि ऊपर चोंच पहाड़ी तक कितना रास्ता है। अगर थोड़ा रास्ता हुआ तो फिर तो मैं कोशिश करूँगा कि चला जाऊँ, और अगर रास्ता ज़्यादा हुआ तो फिर मैं सीधा निकल जाऊँगा 8 मकाम की तरफ, और वहाँ रात को स्टे करेंगे और फिर 8 मकाम से हम आगे जाएंगे। यहाँ से 8 मकाम तकरीबन 10 किलोमीटर बनता है। अब अनफॉर्चुनेटली गोप्रो की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। सफ़र तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं पलंग पहुँचता हूँ तो वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि रोड के हालात कैसे हैं। और ये है वो रास्ता जो ऊपर जाता है चोंच पहाड़ी की तरफ, लेकिन हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मगरिब तकरीबन हो चुकी है और ऊपर पहुंचते पहुंचते हमें अंधेरा हो जाएगा। इसलिए टाइम ज़ाया करने वाली बात है, क्योंकि ऊपर जाकर अंधेरे में ऊपर जाने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। रोशनी होती तो फिर चलो बंदा जाता भी था। तो इसलिए अभी के लिए हम चोंच पहाड़ी वाला जो प्लान है उसको स्किप करते हैं और हम सीधा जाएंगे 8 मकाम की तरफ। वैसे अगर आप रास्ते की बात करें तो ये यहाँ से ऊपर होकर यूँ इस तरीके से ऊपर उस पहाड़ी के पीछे जाता है रास्ता। मेरे पीछे ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, यहाँ से तहसील 8 मकाम शुरू होती है। बेसिकली 8 मकाम पर आपको होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, एक अच्छा खासा बाजार है, और अगर आपने बाइक का कोई काम शाम करवाना है तो यहाँ पर आपको छोटी मोटी उस तरह की शॉप्स भी मिल जाएंगी। 8 मकाम से आगे जाकर शुरू होता है सेक्टर कैरन, जो कि टूरिस्ट के सबसे ज़्यादा विजिट करने वाली प्लेस है। और यहाँ की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइन ऑफ कंट्रोल का व्यू मिलता है, और आपके बिल्कुल सामने सेम हाइट के ऊपर इंडिया होता है, और वहाँ पर आपको वहाँ के टूरिस्ट नज़र आते हैं और इस तरफ पाकिस्तान के टूरिस्ट नज़र आते हैं। इंटरनेट पे आपने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की तरफ हाय हेलो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली एग्जैक्टली वो जगह सेक्टर कैरन में है, और यहाँ पर अब क्योंकि इंडिया वाली साइड पर भी टूरिस्ट के लिए वो एरिया ओपन हो गया है, तो मतलब इवनिंग के टाइम पर वहाँ पर भी आपको अक्सर लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन यह है कि पाकिस्तानी साइड पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाते हैं, काफ़ी सारी रहने की जगह मिलती है, लेकिन इंडिया वाली साइड पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर कैंपिंग ही करते हैं, तो वहाँ पर उस तरह के ख़ास कोई होटल्स वगैरह मौजूद नहीं है। यार आज का दिन बहुत ज़्यादा थका देने वाला था, ख़ासतौर पर जो जागरा वाला सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग किस्म का था, काफ़ी ख़तरनाक रोड था। सोचा था कि सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह कोई मैं 10 बजे उठा हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करते करते ऑलरेडी मैं लेट था। कोई 11:30-12 के करीब मेरा दिन स्टार्ट हुआ है प्रॉपरली, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं सीधा निकल गया कुंडल शाही की तरफ, और वहाँ से मैंने जागरा जाना था, जो कि आप ऑलरेडी व्लॉग में देख चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 9 बजे का टाइम है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी कैरन में। यहाँ पर आपको होटल्स बड़े आराम से मिल जाते हैं, एक प्रॉपर बाज़ार है, पेट्रोल पंप नहीं है, वैसा कोई बड़ा पेट्रोल पंप नहीं है यहाँ पर। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं, जो रिहायशी हैं यहाँ के, वो लोग अपने घर भी रेंट पर देते हैं। अब बेसिकली जो मैंने अपने लिए यहाँ पर आज रूम लिया है वो किसी का घर था, तो उन्होंने अपना वो जो प्राइवेट रूम होता है वो मुझे रेंट पर दिया है। और अगर रूम को देखें तो रूम बड़ा डिसेंट है, एक अच्छा वेल मेंटेन किस्म का रूम है, बेड शेड लगा हुआ है, टेबल्स वगैरह, कुर्सियाँ, मतलब जैसे एक घर का तैयार शुदा कमरा होता है बिल्कुल वैसा ही। और इसके मैंने बड़े कम पैसे पे किए हैं, इसके मैंने 1500 रुपये पे किया, हालांकि नॉर्मली फ्रंट पर 5,000 वो उससे कम नहीं कर रहे थे कोई भी। अभी इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ खाना खाने के लिए। शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आज का दिन बड़ा ही टायरिंग किस्म का था। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे थोड़ा सा हाइट फोबिया भी है और जहाज़ में बैठने से मुझे डर लगता है। कुंडल शाही से जो जागरा तक का सफ़र है वो लिटरली आपको ये फ़ील कराता है कि आप एरोप्लेन में सफ़र कर रहे हैं, मतलब इतनी ज़्यादा हाइट है। फिर या तो नीचे आपको ऐसा नज़र आ रहा होता है जैसे नन्ना मुन्ना सा ऐसे नदी सी जो जैसे होती है, नदी भी नहीं जी, बिल्कुल एक छोटी सी आपको एक स्ट्रीम जाती हुई नज़र आ रही होती है, लेकिन बेहद खूबसूरत
रज के खूबसूरती। अगर आपने खूबसूरती देखनी है, आपने रॉ नेचर, रॉ ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है, तो जागरण से ज़्यादा खूबसूरत जगह आपको नहीं मिलेगी। सफाई बेहद है, आपको कचरा गंद वो जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर आपको मिलता है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। कुंडल शाही में ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन जागरण वाले रास्ते पर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं, आप हाइट गेन करते हैं, तो मौसम ठंडा होता जाता है। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने चिकन ऑर्डर किया और देखते हैं वो कैसा है, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ। तो खाना खाते हैं, वापस जाकर मैं आपको फिर रूम का टूर देता हूँ जल्दी से, और फिर रेस्ट करते हैं, और फिर आपसे मुलाकात होती है कल।